नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर। तो आज के टॉपिक में अपन पढ़ने वाले हैं लूसेंट का 15वां पार्ट। इससे पहले मैंने आपको 14 पार्ट करा चुका हूं लूसेंट के 1 बाय पेज से। प्लीज़ उनको देख लीजिए, नहीं आप बहुत पीछे होने वाले हैं। अपन एक पेज से लेकर लूसेंट को सारी ख़त्म करेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आपको मैं ऑब्जेक्टिव कराता हूँ, क्या करता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूँ PYQ सहित। ठीक है। और पहले अपन जो भी इनके पेज में जो भी बनते हैं क्वेश्चन में एक एक निकालता हूँ, उनकी हेडिंग वाइज लिखता हूँ, उनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सब निकालता हूँ। उसके बाद उन क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव लिखता हूँ, उन्हीं के PYQ भी मैं कराऊंगा। ठीक है। तो इनको पहले रिवाइज कर लीजिए, फिर अपन जैसे ही अभी प्राचीन काल में पढ़ चुका है दोस्तों, प्राचीन काल तो खत्म हो चुका है, मध्यकाल में आ गए अपन। मध्यकालीन चल रहा है, तो आप उसमें अपन आ गए संयद वंश तक आ चुके हैं। लूसेंट को खोल के बैठ जाइए, 2025 का न्यू एडिशन वाला है ना, उसी के कर रहे हैं अपन। खोल के बैठ जाइए और इसकी PDF आपको एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर मिल जाएगी। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हाँ, अपन आ चुके हैं संयद वंश तक। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। मैं ले लेता हूँ पेन और इसको करते हैं जूम, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियरली दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, चलो। संयद वंश 1414 से लेके 1414 से लेके कब तक चला? 1451 तक। कब तक चला दोस्तों? 1414 लेके 1414 तक लेके 1451 ईस्वी तक चला संयद वंश। संयद वंश की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी खिज्र खां ने। किसने की थी दोस्तों? खिज्र खां। आप बिल्कुल लास्ट तक, एंड तक देखिए इसको, आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत आनंद आने वाला है, आपका अच्छे से रिवीजन होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखना। खिज्र खां ने किसे पराजित खिज्र खां ने किसे पराजित कर सत्ता प्राप्त की थी? मतलब सत्ता प्राप्त की थी, सत्ता मतलब समझ तो, गद्दी प्राप्त की थी। बताओ किसको इसने पराजित किया था? तो दौलत खां लोधी को। किसको किया था दोस्तों? दौलत खां लोधी को इसने क्या किया था? पराजित किया था, और इसने अपनी सत्ता प्राप्त कर ली थी। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आई? खिज्र खां का किसके प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था? जो खिज्र खां था ना, वो मतलब किसके प्रतिनिधि में रहता था, उसके मतलब प्रतिनिधि भी समझ रहे हो, उसके अंडर में रहता था और शासन करता था। तो वो किसके? तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में। कौन था? तैमूर था ना, तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में ये क्या करता था? शासन करता था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई आपको? खिज्र खां की मृत्यु कब हुई थी? खिज्र खां की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी मृत्यु हुई थी 1421 ईस्वी में। कब हुई थी? 1421 ईस्वी में। किसकी मृत्यु हुई थी? खिज्र खां की। ठीक है, इतनी सी याद रखना हो। खिज्र खां किसके प्रतिनिधित्व काम करता था? तैमूर के। खिज्र खां के बाद कौन शासक बना? हाँ, क्या गुड क्वेश्चन, ये बिल्कुल हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। खिज्र खां के बाद कौन शासक बना? तो मुबारक शाह। कौन बना? मुबारक शाह। दोस्तों लूसेंट को खोल के बैठ जाइए, उसके एक एक बाई हेडिंग याद करते जाइए आप। ठीक है, और एक पेन कॉपी ले लो, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से लिखते जाओ करे ना, लिख के दिखा कर, तब होती है ये याद। ये GS नहीं बहुत परेशान करती है। मुबारक शाह की हत्या कब हुई थी? मुबारक शाह की देखो, खिज्र खां की मृत्यु हुई थी 1421 ईस्वी में। खिज्र खां के बाद शासक बना था मुबारक शाह। मुबारक शाह ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया था ये, तो जल्दी इसके काम खत्म हो गया था। तो 1434 में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी दोस्तों। मुबारक शाह की मृत्यु कब हुई थी? 1434 में। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रही है मेरे प्यारे भाइयों? इसको सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, इतनी मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, तो आप इतना एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो, लाइक नहीं कर सकते हो, मेरा जज्बा नहीं बढ़ा सकते हो, हौसला बढ़ाओ ना, तो मैं और अच्छे ऐसे वीडियो लेके आऊँगा कि बहुत मज़ा आने वाला है आपको। और एक बात और, PYQ करा रहा हूँ मैं इसमें, PYQ और टॉपिक वाइज भी सीरीज चल रही है, उनको देख लीजिए। जैसे कि पंचवर्षीय योजना है ना, जनगणना है ना, उत्सव है ना, जो वाद्य यंत्र है ना, सब करा दिए मैंने उसमें, आप एक बार देख लीजिए इस चैनल पे। ठीक है। संयद वंश का अंतिम शासक कौन था? संयद वंश का अंतिम शासन कौन था? तो आलम शाह। ये बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। एक बार ये नहीं पूछेगा कि हत्या कब हुई थी, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि संयद वंश का अंतिम शासक कौन था? आलम शाह। ठीक है दोस्तों, हाँ। आलम शाह ने दिल्ली की गद्दी किसे सौंप दी थी? आलम शाह ने दिल्ली की गद्दी किसे सौंप दी थी दोस्तों? बहलोल लोधी। किसको? बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी वंश कब से कब तक चला था?
बहलोल लोधी को इसने क्या गद्दी सौंप दी थी। और लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश का शासन रहा। ठीक है, समझ रहे हो कहाँ से कहाँ तक रहा, 1451 से लेकर 1426। और आलम शाह ने अपनी गद्दी बहलोल लोधी को सौंप दी थी। इसके बाद बहलोल लोधी बना शासक। तो भैया इसने चलाया लोधी वंश को। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, बहलोल लोधी ने। भाई जब गद्दी पे बैठा बहलोल लोधी तो इसने फिर एक लोधी वंश की स्थापना कर दी। तो कौन था वो, बहलोल लोधी, है ना। इब्राहिम लोधी मत समझना, क्योंकि अक्सर गलत करते हैं लोग, इब्राहिम लोधी ठोक के आ जाते हैं कि लोधी वंश की स्थापना किसने की, इब्राहिम लोधी। लेकिन इब्राहिम क्या होता है, गलत हो जाता है। तो किसने की, बहलोल लोधी ने। यहाँ तक सबको समझ में आई। बहलोल लोधी ने दिल्ली की गद्दी कब संभाली थी, तो दिल्ली की गद्दी यहाँ पे ये भी लिखा दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये, तो ये भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने गद्दी संभाली थी। ठीक है, लोधी वंश की जाति, लोधी वंश किस जाति का था, मतलब लोधी वंश था ना जो, किस जाति का था, बताइए दोस्तों। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अगली स्लाइड में यहाँ पे लिख दिया मैंने। लोधी वंश किस जाति का था, तो अफगान जाति का। किसका था दोस्तों, अफगान जाति का। मैं जूम इसलिए करता हूँ जिससे आपको अच्छे से देखा, अच्छे दिमाग में फिट हो। जितनी बड़ी इमेज दिखती है ना उतने जल्दी याद होते हैं। लोधी वंश किस जाति का था, अफगान का। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रही। देखो मेरे भाइयों, बहलोल लोधी के बाद कौन शासक बना था, जो बहलोल लोधी के बाद बना था सिकंदर लोधी। अक्सर क्या करते हैं, बोलते हैं लोधी वंश का संस्थापक सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, है ना, इस प्रकार आते हैं। लेकिन आपको क्या लगाना है, बहलोल लोधी उसका वो मैंने अभी इससे पहले बताया क्वेश्चन, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। सिकंदर लोधी कौन था, इसके मतलब बहलोल लोधी के बाद कौन बना, सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी ने किस नगर की स्थापना की थी, नगर, इसने किस बस्ती को बसाया था, तो आगरा। आगरा है ना जो अपना आगरा, आगरा किसने बसाया था, सिकंदर लोधी ने। ठीक है, किसने बताया था दोस्तों, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बाद कौन शासक बना, सिकंदर लोधी के बाद शासक बना है फिर इब्राहिम लोधी। कौन बना दोस्तों, इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी के बाद कौन शासक बना, इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक भी कौन था, हाँ ये जरूर याद रखना कि लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। और लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, बहलोल लोधी ने। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। और आपको एक बात बता दूं, जब 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो यहीं से लोधी वंश की थोड़ा मतलब इसका लोधी वंश ऐसा होने लगा था कि इसमें बड़ी समस्या आने लगी थी, मतलब कमजोर होने लगा था जब 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, यहाँ पे शायद इसमें मैंने क्वेश्चन रखे होंगे उससे रिलेटिव, हाँ शायद रखे हैं, देखो ये रखे। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने इब्राहिम लोधी को हराया था, तो किसने हराया था, बाबर ने। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो किस किस के बीच हुआ था, इब्राहिम लोधी और बाबर की। और कब हुआ था, 1526 में। इतनी सी बात याद रखना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस किस के बीच होता है, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। देखो पानीपत का प्रथम युद्ध जो ये लिखाई हुई है यहाँ पे किसके बीच हुआ था, तो मैंने ये बता दिया है आपको। ठीक है, लोधी वंश का अंतिम, देखो लोधी वंश का अंत किस घटना से हुआ था, मैंने बोला था कि अंत होने लगा था, मतलब कमजोर पड़ने लगा था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध था ना, इससे अंत होने लगा था लोधी वंश का। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इसके बाद लोधी वंश तो समाप्त हो गया था, क्योंकि भाई बहुत बाबर की सेना थी, बहुत यार लोधी वंश कितना छोटा सा था। तो भाई लोधी, तो मुगल वंश कौन था फिर, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद किस वंश की स्थापना हुई, मुगल वंश की। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आई दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी उम्मीद है मुझे। अब चलते हैं लोधी से सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी शायद अपन ने पढ़ लिए, इसके कुछ क्वेश्चन बनेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने इसलिए रख लिए थे क्योंकि सिकंदर लोधी के वहाँ पे थोड़े कम क्वेश्चन थे, इसलिए इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो मैंने इसके और भी क्वेश्चन रख लिए थे। यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही मेरी, क्यों रखे हैं इनके। देखो सिकंदर लोधी 1489 से 1500-1700 ईस्वी तक क्या ये शासन किया इसने। 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक इसने क्या किया, शासन। और 1526 में क्या हुआ था, युद्ध होने लगा था, तो वो कमजोर पड़ गया था। तो देखो सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था, निजाम खां।
क्या था दोस्तों? निजाम खां। सिकंदर लोदी का अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? निजाम खां। ठीक है। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना कब हुई थी? कब की थी? 1504 में। और किसने बसाया था? देखो बसाया भी तो सिकंदर लोदी ने, तो इस प्रकार से ऐसे याद रखना कि 1504 में। उसमें डेट नहीं लिखी थी वहां पे, तो मैंने यहाँ पे डेट लिख दी है, मेंशन कर दिया। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। ठीक है। सिकंदर लोदी ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? सिकंदर लोदी ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? तो किसको बनाया था? आगरा को। ठीक है। और 1504 में इसने स्थापना की थी। ये बिल्कुल याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिकंदर लोदी किस धर्म का कट्टर अनुयायी था? मतलब किस धर्म को मानता था? तो सुन्नी इस्लाम को। किसको मानता था दोस्तों? सुन्नी इस्लाम को। ठीक है। किसको? सुन्नी इस्लाम को सिकंदर लोदी इस धर्म को मानता था। सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी? 1517 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1517 ईस्वी में। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई? भाई आखिरी युद्ध तक तो वही लड़ा था ना इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था, तो सिकंदर लोदी इब्राहिम लोदी से पहले था ना, तो इसकी 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। फिर बैठा था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के टाइम पे हुआ क्या? बाबर का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, तो वहां पे उसका अंत हो गया था। ठीक है। तो इस प्रकार हो गया था इसका अंत। अब चलते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इससे पहले अपन ने क्वेश्चन इसके कर चुके हैं, लेकिन मैंने फिर भी इनके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। समझ में आ रही है आपको भैया? देखो इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक इसका शासन रहा। ठीक है। इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? तो सिकंदर लोदी का। ठीक है। इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? सिकंदर लोदी का। यहाँ पर मैंने ये भी मेंशन कर दिया। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। इस प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। क्वेश्चन पेपर में पानीपत का प्रथम युद्ध, ये तो अपन ने पढ़ ही लिया, 10 बार पढ़ लिया है, 1526 में हुआ था। ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन जीता था? बाबर जीत गया था। ठीक है। इसकी वजह से जो अपना लोदी वंश था ना, वो समाप्त हो गया था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु 1526 में हुई थी। कब हुई थी? पानीपत के युद्ध के समय हो गई थी इब्राहिम लोदी की। ये अंतिम शासक था, लोदी वंश का अंतिम शासक। एक घटना भी लिखी है, ये अपन ने पढ़ चुके हैं क्वेश्चन इससे पहले। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रही कहाँ तक आ गए अपन? ठीक है। देखो लोदी वंश का अंत किस घटना से हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध से। क्या हुआ था? लोदी वंश का अंत हो गया था पानीपत के प्रथम युद्ध से। ठीक है। तो शायद अपनी ये लास्ट स्लाइड थी दोस्तों में, और 1 मिनट रुक जाइए। अभी स्लाइड में कुछ क्वेश्चन मैंने लगाना भूल गया, मैं 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों। मैं आपको थोड़ा रोकिए, मैं जो क्वेश्चन है मैं उस स्लाइड पे मैं लगा लूँ बोर्ड में। ठीक है। थोड़ा रुकना, 1 मिनट वेट करना, कहीं मत जाना दोस्तों। तो दोस्तों मैंने स्लाइड लगा ली है, चलो अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। थैंक यू, आपने वेट किया। देखो सल्तनत काल की जो प्रशासन कर व्यवस्था थी, जो टैक्स थे ना इनके ना, टैक्स जो कर व्यवस्था थी, तो वो क्या क्या थी? अपन उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता हूँ, एक एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको। देखो इतनी मेहनत करता हूँ, मैंने स्लाइड लगाई नहीं, मैं सोचता कि मैं छोड़ भी सकता था क्वेश्चन, कि चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने नहीं छोड़े ना, इसलिए मैं रख रहा हूँ दोस्तों। सब्सक्राइब एवं लाइक शेयर जरूर करें। देखो राजस्व कर व्यवस्था क्या क्या थी बताइए? ये लिया पेन। हाँ, ऊसर क्या था? जो ऊसर था ना, ऊसर क्या था? ऊसर किसे बोलते थे? जो ऊसर था ना, ऊसर किसे बोलते थे बताइए? ऊसर किसे बोलते थे? जो मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था ना, मुसलमानों से। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर किसे बोलते थे? ऊसर को। ठीक है। खराज किसे बोलते हैं? खराज कर किसे बोलते हैं? खराज किससे लिया जाता था? तो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर, गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर किसे बोलते थे? खराज। ठीक है। जो गैर मुसलमानी रहते थे उनसे जो लिए जाने वाला भूमि कर रहता था, भूमि पर टैक्स, उसको खराज बोलते थे। ठीक है। जकात किसे बोलते थे? जकात किस पर लगाया जाता था? जकात, तो देखो मुसलमानों पर धार्मिक कर होता था ना, उसे जकात बोलते थे। संपत्ति का 40वां हिस्सा लिया जाता था इस कर से। जकात कर से संपत्ति का कौनवा हिस्सा? 40वां कर लिया जाता था जकात कर से। ठीक है। मुसलमानों पर धार्मिक कर लगता था। जजिया कर किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था। जो गैर मुसलमानी थे, जैसे कि जो मुसलमान हैं उनसे तो लिया जाता था जकात कर, जो गैर मुसलमानी रहते थे ना,
देखो मुसलमानों पर धार्मिक कर लगता था, उसे जकात बोलते थे, लेकिन जो गैर मुसलमान मतलब जो मुसलमान नहीं रहते थे उन पर क्या लगाता था, उस पर जजिया कर लगा था। ठीक है। खम्ब नोट क्या था? खम्ब खम्ब नोट क्या था दोस्तों? तो खम्ब नोट लूटे हुए धन, जो लूटा हुआ धन, खाना या गड़े खजाने से प्राप्त संपत्ति का 1/5वां भाग। कौन सा? 1/5वां भाग। कौन सा भाग? 1/, मैं मुंह से बोल रहा हूँ वो याद रखना, 1/5वां भाग उसको क्या बोलते थे? खम्स या नोट। ये लूटे हुए धन, खाने या गड़े खजाने से प्राप्त संपत्ति का 1/5 उसे क्या बोलते थे? खम्स। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रही दोस्तों? बहुत अच्छे से आ रहे होगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बंदे, इसलिए मैंने इनको छोड़ा नहीं है, इनको रख लिया है। ठीक है। ये स्लाइड से बाहर हो रहा है, इसको कम जूम करते हैं। ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी? यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था थी, उनके जो वहाँ का कानून थे वो क्या थे? सल्तनत, जो सल्तनत काल के था ना, जो सल्तनत काल को किन भागों में विभाजित किया गया था? किन किन भागों में विभाजित किया गया था? सल्तनत काल को प्रांतों में बांटा गया था। कहाँ बांटा गया था? प्रांतों में, जिन्हें इक्ता या सूबा कहा जाता था। क्या बोलते थे? इक्ता या सूबा। ठीक है। ये थोड़ा ना लिखने के लिए कम जगह है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, उससे आप देखते जाना। ठीक है। इक्ता और सूबा जो प्रांतों में बांटा गया था सल्तनत काल। ठीक है। प्रांत का शासन किसके द्वारा होता था? प्रांत का शासन किसके द्वारा होता था? तो प्रांत नायब, वली, मुक्ता, द्वार। नायब, वली, मुक्ता, द्वार, नायब, वली, मुक्ति द्वारा इस प्रांत का शासन द्वारा होता था। ठीक है। मुक्ति द्वारा, ये या नायब बोल सकते हैं, या बली बोल सकते हैं, या मुक्ति द्वारा। ठीक है। एकताओं को किन इकाइयों में विभाजित किया गया था? एकताओं को किन इकाइयों में विभाजित किया गया था? तो सिख, जिले में जो एकता थी ना, जिले को क्या बोलते हैं? सिख। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट। एकताओं को किन इकाइयों में विभाजित किया जाता था? जिलों में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सबको समझ में आई? सिख का मुख्य अधिकारी कौन होता था? जो सिख था ना, जो जिले का मुख्य अधिकारी कौन था? सिकदार, मतलब जिला अधिकारी बोल सकते हैं उसको। ठीक है। जिला अधिकारी या सिकदार भी बोल सकते हैं, लेकिन सिकदार याद रखना है, क्योंकि जिला अधिकारी तो आप वैसे ही याद रख लोगे जिले से रिलेटिव, लेकिन सिकदार बहुत थोड़ा कठिन शब्द है। ठीक है। ठीक है। देखो क्या लिखे? परगने का मुख्य अधिकारी क्या था? जैसे अपन बोलते हैं परगना, लेकिन पहले बोलते थे परगने। परगने का मुख्य अधिकारी कौन था? आमिल। कौन था दोस्तों? आमिल। मुख्य अधिकारी बोलते थे जिसको। आमिल को क्या बोलते थे? मुख्य अधिकारी। ये याद रखना, आमिल को मुख्य अधिकारी बोलते थे। ठीक है। उसको आमिल बोलते थे। और मुशरिफ क्या बोलते थे? मुशरिफ, लगान निश्चित करने वाला अधिकारी। मुशरिफ, लगान निश्चित करने वाला अधिकारी को क्या बोलते थे? परगने का मुख्य अधिकारी। ठीक है। यहाँ पर सबको समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? आना चाहिए, क्यों नहीं आ रही होगी? आना चाहिए, आना ही चाहिए। अब पढ़ेंगे ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन समझ रहे हो? ग्राम से जितनी भी जुड़ी चीजें हैं ना, सब पढ़ने वाले हैं आज अपन सल्तनत काल की। देखो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम। क्या है दोस्तों? ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या? देखो प्रशासन की सबसे छोटी, ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी है ग्राम, मतलब गांव। ठीक है। ग्राम में प्रभावशाली लोग कौन होते थे? जो गांव में देखो, आप जानते हो गांव में प्रभावशाली मतलब शक्तिशाली, जो जिनमें धन दौलत सब कुछ होता है उसको प्रभावशाली बोला गया है यहाँ पे। तो छोटे जमींदार खुद होते थे, लेकिन मुकद्दम मतलब क्या होते थे? मुखिया। ये क्या बोला? ग्राम में प्रभावशाली लोग कौन होते थे? खुद या छोटे जमींदार, और मुकद्दम मुखिया। ठीक है। मुखिया रहता था जो ना, ये ग्राम का एक कहते नहीं मुखिया, जो भी कभी लड़ाई मड़ाई होती है तो मुखिया को बुलाते हैं, पंचायत लगाते हैं मुखियों को बिठा के। तो ये सब क्या, इनका बहुत जलजला रहता था। ठीक है। गांव का लेखा रखने वाला अधिकारी कौन था? गांव का लेखा जोखा मतलब जो भी है, जो लेखा जोखा मतलब समझ रहे हो, गांव का हिसाब किताब, अपने गांव की भाषा में बोले तो गांव का हिसाब किताब रखने वाला कौन बोलते थे? क्या बोलते थे उसको? पटवारी। वो तो पटवारी तो रहता ही है यार, आप समझ रहे हो इस बात को? पटवारी तो करता है ये सब काम है। जमीन वमीन का लेखा मेखा कौन करता है? पटवारी। ठीक है। सुनो अब सैन्य व्यवस्था उनकी सेना का व्यवस्था क्या थी वहाँ पे भैया? सेना के लिए क्या व्यवस्थाएं थी? देखो सुल्तान की स्थायी सेना को क्या कहा जाता था? खास खेल। क्या बोलते थे दोस्तों? खास खेल। सुल्तान की स्थायी सेना थी जो स्थायी, उसको बोलते थे खास खेल। ठीक है। सैन्य व्यवस्था का आधार किस प्रणाली पर था? सैन्य व्यवस्था का आधार किस प्रणाली पर था? तो मंगोल सेना की दशमलव प्रणाली पर। मंगोल सेना की दशमलव प्रणाली पर क्या था?
सैन्य व्यवस्था का आधार था। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गई। अगली स्लाइड ये रही, ये अपनी लास्ट स्लाइड है। जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सब लगा दिए हैं। ये जहाँ जिस पेज पर अपन चल रहे हैं लूसेंट के। ठीक है, 10 घुड़सवारों के समूह को क्या कहा जाता था? सर ए खेल। क्या बोलते थे दोस्तों? जो 10 घुड़सवार थे ना, 10 घोड़ों को 10 घुड़सवारों का समूह रहता था ना, जो भैया एक वो चलता था, हाँ, जूडो टाइप में। तो वहाँ पर 10 लोग घुड़सवारी करते थे, उनको बोलते थे सर ए खेल। क्या बोलते थे? सर ए खेल। सर ए खेल के अधिकारी को क्या कहा जाता? जो सर ए खेल जो अधिकारी रहता था उसको क्या बोलते थे? सिपाही सालार। सिपाही सालार बोलते थे। क्या बोलते दोस्तों? सिपाही सालार। जो अधिकारी वो घोड़ों को घुड़सवारी करवाता था। ठीक है, अब महत्वपूर्ण तथ्य रखें एक दो। एकता प्रथा को किसने समाप्त किया था? एकता प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ये बात याद रखना दोस्तों, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने देखो महत्वपूर्ण में रख दिए हैं। ठीक है, एकता प्रथा की पुनः शुरुआत किसने की थी? एकता प्रथा की पुनः शुरुआत किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। भैया अलाउद्दीन खिलजी बेचारा वो तो बंद कर गया था, और ये जो फिरोज आया फिर से इसने चालू कर दी। इतनी लोग की मची थी इन लोगों को, समझ रहे हो? एकता प्रथा किसने शुरुआत कर दी थी फिर से? फिरोज तुगलक ने। अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ से मंगा जाते थे? जो अच्छी नस्ल मतलब समझ रहे, अच्छे एकदम हष्ट पुष्ट घोड़े कहाँ से मंगा जाते थे? एकदम दौड़ने में तेज होते थे। तुर्क या अरब या ईरान से। कहाँ से? तुर्क से भी मंगा जाते, तुर्की, अरब या ईरान से असली नस्ल वाले घोड़े मंगाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो अपनी ये लास्ट स्लाइड थी, अपनी लास्ट स्लाइड खत्म भी हो चुकी है। तो आप एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आपको अच्छी लगी हो क्लास तो कमेंट में करें, और आपको और ऐसे ही क्वेश्चन हो महत्वपूर्ण पीवाईक्यू जो भी सीरीज मेरे सब चाहिए तो आप कमेंट में लिख दें, मैं पढ़ के आपको उसी प्रकार से क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, लूसेंट अपनी चल रही है अभी। लूसेंट को भाई बैठते समय, खाते पीते समय सब पढ़ते जाया करें यार, बढ़िया आगे क्लास रख ली। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पीवाईक्यू भी है उसी में, सब मैंने मिक्स करके रखा हूँ, तो बस पढ़ते जाओ, अच्छे से याद हो जाएगी। और लूसेंट से बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आता है भाई। लूसेंट एक बूस्टर पोस्ट होती है एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए, और ऐसे ही चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर करें। सो थैंक यू।